कहते हैं कुछ घर समय के साथ नहीं बल्कि शाप के साथ बूढ़े होते हैं। शहर से थोड़ी दूर काली पहाड़ियों के पास एक पुराना घर था, कृष्णा विला। कई सालों से वो खाली पड़ा था। कहते हैं आधी रात को वहां किसी के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी खिड़कियों से कोई परछाई झांकती दिखती है। रमेश, उसकी पत्नी नेहा और उनका 10 साल का बेटा आरव सस्ते दामों में ये घर खरीद लेते हैं। घर देखने में सुंदर था। रमेश, नेहा, देखा इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में मिल गया। नेहा संकोच भरे स्वर में, हाँ, पर ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। अंदर जाते ही एक ठंडी लहर शरीर को छू जाती है, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हों। पहली रात ही घर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आरव सोते सोते बोलता है, मम्मी, ऊपर वाली आंटी फिर बुला रही हैं। नेहा डर जाती है, पर सोचती है शायद बच्चा कल्पना कर रहा हो। तीसरी रात से सब कुछ बदल जाता है। रात को कमरे की घड़ी अपने आप बंद हो जाती है। दीवारों से हल्की ठक ठक सुनाई देती है। नेहा दीवार पर हाथ रखती है और देखती है कि वहां खून जैसा दाग उभर आया है। वो डर कर पीछे हटती है। नेहा आईने में देखती है, पीछे एक औरत की परछाई खड़ी है। वो पलटती है, पर पीछे कोई नहीं होता। अब घर केवल अजीब नहीं रहा, अब वो जिंदा था। रमेश को एक पुराना बक्सा मिलता है, जिसमें उसे जली हुई तस्वीरें मिलती हैं, एक औरत और उसकी छोटी बच्ची की, जिनके चेहरे जले हुए लगते हैं। अगले दिन गांव के पुराने पंडित जी बताते हैं कि इस घर में मिसेस माधवी नाम की औरत रहा करती थी। उसकी बेटी आग में जल गई थी और वो खुद भी उसी रात आत्महत्या कर बैठी थी। तब से उसकी आत्मा अपनी बेटी को खोजती रहती है। जो भी बच्चा उस घर में आता है, माधवी की आत्मा उसे अपनी बेटी समझ लेती है। नेहा कम कपाती आवाज में, तो वो हमारे बेटे को? पंडित जी, हाँ, उसे अपनी बेटी समझती है। आधी रात हवाएं तेज चल रही थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा देखती है आरव कमरे में नहीं है। वो दौड़कर छत पर जाती है, जहां आरव हवा में झूलता दिखता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। पंडित जी के बताए मंत्रों से नेहा चिल्लाकर आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है, पर अगले दिन जब वो घर छोड़ रहे होते हैं, तब आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी, वो आंटी कह रही थी कि वो फिर आएंगी।